हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ चुके हैं ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंज होती है। यानी जिस तरह डिस्टेंस बढ़ाएंगे हम उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिक्रीज होती जाती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = KQ / R²। It means electric field is inversely proportional to square of distance। यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी उतनी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए आज की जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड रोड, फाइनाइट रोड। ये जो टॉपिक है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज्ड रोड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज्ड रोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज्ड रोड, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कोई भी एक रोड है इस तरीके से, और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हो गया लैम्डा कूलम पर मीटर, इस तरीके से। यानी यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना हो गया, वो हो गया लैम्डा कूलम पर मीटर। अब ये रोड की बात हो रही है, कोई भी पॉइंट है P यहाँ, इस रोड की वजह से, ये रोड कैसी है, फाइनाइट है। रोड कैसी है, फाइनाइट। इस रोड की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसको कैलकुलेट करना है। सपोज यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हो गया D। हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि कोई भी फाइनाइट रोड है, उस रोड से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D और वहाँ पर एक पॉइंट हो गया P। अब इस रोड की वजह से क्या होगा, ये रोड चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। ये भी क्या करेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ही तरीका है, जब भी हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या किया, किसी भी लेंथ पर जाकर के, अब ये लीनियर है तो हमने क्या कहा, y पर जाकर, इस पॉइंट से y पर जाकर के हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पर जिसका नाम है dy। यानी कि y पर जाकर क्या किया हमने, एक एलिमेंट ले लिया। तो एलिमेंट लिया तो यहाँ से जो एंगल बना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया हमारे पास, हमने क्या किया, थीटा पर जाकर के एक छोटा एंगल ले लिया जिसका नाम हो गया d थीटा। और जो ये रोड है इसका ये जो एंड है, यहाँ पर जो एंगल बना वो एंगल बनेगा यहाँ से θ1। सिमिलरली ये जो दूसरा एंड है इस रोड का, वहाँ से भी क्या बनेगा, इस पॉइंट के ऊपर एंगल बनेगा। वो एंगल कितना हो गया, θ2।
अब यहाँ पर एंगल 1 हो गया थीटा 1, यानी कि मेन जो एंगल हम अज्यूम करेंगे वो एंगल होगा हमेशा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके अलोंग। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये वाला डी। अब एंगल की बात हो रही है तो एंगल जब भी हम मेज़र करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो सपोज़ यहाँ से एंगल को मेज़र किया हमने तो ये कैसा हो गया हमारे पास इस तरीके से, और सेकंड जो एंगल बना ये किस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर जो भी एंगल मेज़र करेंगे हम वो एंगल मेज़र किया जाएगा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, जो परपेंडिकुलर लाइन बनी है इस रोड के, वहाँ से किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मेरे को इस कंप्लीट रोड की वजह से, तो मैंने क्या किया, वाई पर जा कर के एक छोटा एलिमेंट ले लिया इस रोड के अंदर जिसका नाम दिया हमने डी वाई। इसको समझने के लिए अब यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चार्ज हमारे पास क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। अब चार्ज कैसा हो गया, यहाँ पर ये लेंथ कितनी होगी, डी वाई हो गई। तो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी वाई। यानी यहाँ से डी क्यू की वैल्यू होगी हमारे पास लैम्डा डी वाई। यानी सपोज इस पूरी रोड के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू है, बट इस एलिमेंट के अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, डी क्यू होगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर बात करें हम तो के क्यू कितना है, वो हो गया डी क्यू, और आर स्क्वायर डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर के जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस ये हो गया। तो इस डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होगी, ये दूरी है डी, ये पॉइंट हो गया P, और ये है Y। Y पर जाकर हमने क्या किया था, dy लिया। ये एंगल कितना था, थीटा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो कैसे बनी, DE। इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इस एलिमेंट की वजह से क्या होगा, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो यहाँ पर जब निकालेंगे इस डिस्टेंस को हम, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है अननोन अपॉन में नोन। यहाँ पर नोन क्या हमारे पास, अननोन क्या है, x मान लिया, और नोन वैल्यू क्या है, d। इट मीन्स ये हमारे पास हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है सीकेंट। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सीकेंट थीटा। बेस कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर अननोन की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, सीकेंट थीटा हो गया। तो यहाँ पर x हो जाएगा d सीकेंट थीटा, और ये होता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम, एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हो जाएगा हमारे पास के डी क्यू अपॉन में डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये तो ट्रायंगल की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये लिखी जाएगी डी ई। डी ई का मतलब क्या हो गया, इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी बहुत छोटी बनी, वो हो गया हमारे पास के डी क्यू अपॉन में डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, और डी क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास है लैम्डा डी वाई। इस डी क्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ से जो डी ई की वैल्यू हो जाएगी वो हो गया हमारे पास के लैम्डा डी वाई अपॉन में डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ देखते हैं ध्यान से, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, यानी कि इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो कुछ इस तरीके से है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो कैसी है, DE है। तो DE है, यानी इस तरीके से बना था हमारे पास DE। तो यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ की थी ये कितना हो गया, थीटा हो गया।
तो जब इस डी ई के कंपोनेंट लेंगे हम, तो कंपोनेंट जब हमने लिए तो कंपोनेंट लेने का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया हमारे पास डी ई कोस थीटा, और ये वैल्यू हमारे पास हो गया डी ई साइन थीटा। अब दो कंपोनेंट आ रहे हैं हमारे पास, एक बन रहा है डी ई कोस थीटा, दूसरा बन रहा है डी ई साइन थीटा। तो डी ई कोस थीटा डी ई कोस थीटा यहाँ पर जो हमने लिया है, ये क्या है, इस रोड के परपेंडिकुलर है। तो इस रोड के परपेंडिकुलर है तो इसको बोला जाएगा ई परपेंडिकुलर, और ये जो हमने कंपोनेंट लिया ये इस रोड के पैरेलल है तो इसको बोला जाएगा ई पैरेलल। यानी जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ई परपेंडिकुलर क्या है और ई पैरेलल क्या है। तो ई परपेंडिकुलर क्या हो गया, जो इस रोड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर इस तरीके से बन गई तो इसका नाम दे दिया हमने ई परपेंडिकुलर, और ये जो हमारे पास है ये क्या हो गया हमारे पास ई पैरेलल। अब ये परपेंडिकुलर और पैरेलल इनकी वैल्यू कितनी है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जब भी यूज़ करेंगे हम, यानी सबसे पहले डी की वैल्यू निकाल चुके हम, तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, ई परपेंडिकुलर हमारे पास है डी ई कोस थीटा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, डी ई कोस थीटा हो गया। तो ई परपेंडिकुलर चाहिए मुझे, तो ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, डी ई कोस थीटा का। अब इंटीग्रेशन हो गया, इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ होंगी, लिमिट होगी हमारे पास, अभी मैंने बात किया था कि जो भी एंगल मेज़र किया जाएगा वो इस हॉरिजॉन्टल, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इससे मेज़र किया जाएगा। यानी इसको अगर मेज़र कर रहा हूँ मैं तो θ1 मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, इस तरीके से, और ये डायरेक्शन कैसी है, नीचे की तरफ है। यानी अंगूठा हमारा ये क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर जो लिमिट होंगी वो हो जाएगी -θ2 से लेकर के θ1। माइनस का इस्तेमाल क्यों किया, यूज़ क्यों किया हमने, क्योंकि इसमें डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है टू द θ1। जो θ1 था वो कुछ इस तरीके से, और ये कैसा है, इस तरीके से। या ये बोल दें हम, जो θ1 है वो क्या है, ऐसे करके आ रहा है हॉरिजॉन्टल की तरफ, और θ2 क्या है, वो नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे करके। तो यहाँ पर लिमिट हो गई हमारे पास -θ2 से लेकर के θ1 हो गई। डी ई इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो पुट करेंगे यहाँ पर हम, तो ई परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन -θ2 से लेकर के θ1। यहाँ पर क्या हो गया, डी ई की वैल्यू के लैम्डा dy अपॉन में डी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो गया, कोस थीटा। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल में y और थीटा ये दोनों क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। अब d फिक्स है, यानी ये जो डिस्टेंस हमारे पास है वो फिक्स है, बट y हमने क्या किया था, y पर जाकर के क्या लिया था, एक एलिमेंट लिया था, उसी के अकॉर्डिंग क्या बना था, एंगल बना था। यानी कि y और d बोथ आर वेरिएबल्स, y एंड थीटा बोथ आर वेरिएबल्स, ये दोनों क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। तो इस ट्रायंगल से मुझे क्या करना है, इनका रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ट्रायंगल हमारे पास है, ये थीटा है, ये y है, ये क्या हो गया, d हो गया। तो इसमें दोनों हमें पता है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया y, बेस हो गया d, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है tan थीटा। तो यहाँ से y कितना आ गया, d tan थीटा आ गया। अब यहाँ पर हमने लिया एलिमेंट, तो इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो बन गया dy अपॉन में d थीटा
तो ये डी हो गया कांस्टेंट, टेन थीटा इसका डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो डी वाई की वैल्यू होगी हमारे पास डी सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को मैं पुट करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जिस इक्वेशन को हमने पुट किया तो ई परपेंडिकुलर इक्वेशन हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से लेकर के थीटा 1 के लैम्डा, डी वाई की वैल्यू कितनी है डी सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में डी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा और साथ में क्या है कॉस थीटा। सीकेंड से सीकेंड कैंसिल आउट हो गया, इस डी से ये स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी परपेंडिकुलर वो जो वैल्यू हो गया हमारे पास वो हो जाएगा ई परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू हो गया हमारे पास के लैम्डा अपॉन में डी, बाहर आ गया, अंदर बच गया इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 कोस थीटा डी थीटा। कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास ई परपेंडिकुलर, कोस का होता है इंटीग्रेशन साइन, तो के लैम्डा अपॉन में डी ये वैल्यू हो गई साइन थीटा और लिमिट कहाँ से कहाँ माइनस थीटा 2 से लेकर के थीटा 1, इंटीग्रेशन ऑफ कोस इज साइन थीटा। तो ई परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू आ गई के लैम्डा अपॉन में डी साइन, अब लिमिट पुट करेंगे हम। तो लिमिट जब भी पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ थीटा है वहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस में साइन माइनस थीटा 2, और हम पढ़ चुके हैं साइन माइनस थीटा यानी कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू हो गया हमारे पास ई परपेंडिकुलर, ये वैल्यू हो गई के लैम्डा अपॉन में डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई ई परपेंडिकुलर की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी आया हमारे पास सिर्फ ई परपेंडिकुलर, सेकंड जो कंसेप्ट है वो निकालना है ई पैरेलल। तो नेक्स्ट जो होगा वो निकालेंगे हम ई पैरेलल। तो ई पैरेलल जब निकालेंगे तो ई पैरेलल हो जाएगा, ई पैरेलल वो किसके इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ है माइनस थीटा 2 से लेकर के थीटा 1, और जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो था डी ई साइन थीटा, और डी ई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, डी ई की वैल्यू हमने क्या निकाला था, वो निकाला था के डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना आया था, डिस्टेंस आता है हमारे पास डी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, और डी क्यू की वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी लैम्डा, जो डी क्यू की हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास लैम्डा होता है क्यू अपॉन में एल, तो डी क्यू आ गया था यहाँ से हमारे पास लैम्डा डी वाई, और यहाँ से हमने डी वाई की वैल्यू निकाली थी, डी वाई कितना था, डी वाई था हमारे पास डी सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। इन सब को पुट करेंगे यहाँ पर हम, तो ई पैरेलल हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से लेकर के थीटा 1, डी ई की वैल्यू हो गई के लैम्डा डी सीकेंड स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा अपॉन में डी का स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, डी से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ई पैरेलल हो गया हमारे पास के लैम्डा अपॉन में डी इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से लेकर के थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस
कॉस थीटा। तो ई पैरेलल हो गया हमारे पास के लैम्डा अपॉन में डी माइनस कॉस थीटा, और लिमिट हो गई माइनस थीटा 2 से लेकर के थीटा 1। तो यहाँ से ई पैरेलल आ गया हमारे पास के लैम्डा अपॉन में डी, लिमिट पुट करेंगे हम, माइनस का साइन है यहाँ पर, तो कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस माइनस थीटा 2। अब कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, तो इवन फंक्शन होगा तो कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और साइन होता है ऑड फंक्शन, इसी वजह से साइन माइनस थीटा आया था माइनस साइन थीटा। कॉस इज एन इवन फंक्शन और साइन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो ई पैरेलल यहाँ से आ गया हमारे पास के लैम्डा अपॉन में डी, ये वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, माइनस ऑफ कोस थीटा 1 प्लस माइनस कोस थीटा 2, माइनस पुट करेंगे तो ई पैरेलल आ गया हमारे पास के लैम्डा अपॉन में डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, यानी ये आ गया हमारे पास ई पैरेलल। तो यहाँ से दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। एक इक्वेशन आई ई परपेंडिकुलर आया हमारे पास के लैम्डा अपॉन में डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जब भी बात होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, कोई भी चार्ज रोड है, अभी तो बात हो रही है फाइनाइट की, हो सकता है ये इनफाइनाइट हो सकता है ये सेमी इनफाइनाइट हो सकता है कि ये कुछ दूसरी शेप में हो। तो उसमें जब भी बात हो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकालना या इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल निकालना, तो उसके लिए रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए भी, और जो भी यानी सीबीएसई के लिए प्लस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये दोनों फॉर्मूले बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि थीटा 1 कैसे लिया जाए और थीटा 2 कैसे लिया जाए, इसको आप नोट करिए। फिर जो थीटा 1 है और थीटा 2 है उसको किस तरीके से लेते हैं वो मैं कराता हूँ। सपोज एक रोड गिवन है हमें, और इस रोड के यहां एक पॉइंट गिवन है, और ये हो गया एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका नाम दे दिया हमने डी। इस तरीके से यहाँ एंगल बन रहा है 45 डिग्री और यहाँ एंगल बन रहा है 60 डिग्री, इस तरीके से गिवन हमें। अब जब भी एंगल मेज़र करेंगे हम थीटा 1 और थीटा 2, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, यानी जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम। सपोज ये वो पॉइंट है जहाँ पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस चार्ज रोड की वजह से। तो यहाँ पर ये जो एंगल हमारे पास इस तरीके से, तो यहाँ से एंगल कितना बन गया, ये 45। तो यहाँ पर जो थीटा 1 हो गया वो हो गया 45 डिग्री, और इसी तरीके से इस हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ, यानी जो इस एंड को ज्वाइन कर रहा है उसके लिए एंगल कितना हो गया, वो हो गया थीटा 2 = 60 डिग्री। यानी कि मेन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके नीचे या इसके ऊपर जो भी एंगल बनेंगे वो थीटा 1, इसके नीचे क्या बनेगा हमारे पास, थीटा 2 बनेगा। सपोज एक एग्जांपल और गिवन है इस तरीके से,
ऐसे करके, ये हमें गिवन है 20 डिग्री और ये हमें गिवन है 30 डिग्री। तो अब इसमें पूछा जाए कि θ1 क्या है और θ2 क्या है, θ1 क्या है और θ2 कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको यानी एक रोड हमारे पास है, ये एंगल हो गया 20 डिग्री, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो इस केस में हमें कैसे पता चले कि θ1 कितना है और θ2 कितना है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम कि जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी इस रोड के ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। यानी इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर से अब जो रोड है वो यहाँ से यहाँ तक है, इतना डिस्टेंस में है रोड। अब इस डिस्टेंस में रोड है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एंगल बना परपेंडिकुलर से वो यहाँ से लेकर ये कंप्लीट बन रहा है, यानी ये कंप्लीट हो रहा है। तो एंगल कितना हो रहा है, ये 50 डिग्री। इसका मतलब θ1 जो हो गया वो है 50 डिग्री। अब इम्पोर्टेंट है θ2 निकालना। तो θ2 कैसे निकलेगा इसमें, θ2 का मतलब है इस रोड का जो नेक्स्ट एंड पॉइंट है वो यहाँ है। अब यहाँ पर जो है, अब θ2 क्या था, पॉजिटिव कब लिया, वो θ2 पॉजिटिव जब लिया था जब वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे था। बट यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ है, क्योंकि रोड यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रही है। तो ये सेकंड इसका एंड पॉइंट हो गया। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, उसमें ऊपर जा रहे हैं तो कितने एंगल बन रहा है, ये 20 बन रहा है। तो यहाँ पर जो θ2 हो गया वो हो गया 20 डिग्री, बट साइन कैसा हो गया, माइनस का। माइनस का क्यों, क्योंकि जब हमने फॉर्मूले किए तो इसमें हमने पहले ही मान लिया था कि θ2 नेगेटिव कब है, जब वो हॉरिजॉन्टल के नीचे है। इसी वजह से यहाँ पर साइन कैसा हो गया, नेगेटिव का हो गया। या ये हो सकता है इसमें जो एंगल बने वो बने यहाँ से लेकर के ये वाला, तो या तो -20 डिग्री हो गया या फिर वो एंगल हो जाएगा 340 डिग्री। कंप्लीट कितना होता है, 360 में से 20 गया तो कितना बच गया, 340। इस तरीके से लेंगे हम तो उसमें एंगल कितना हो जाएगा, 340 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेशन आया किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज्ड रोड की वजह से आया। अगर यही रोड इनफाइनाइट होती तो उस केस में क्या होगा, यही रोड अगर इनफाइनाइट होती तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब ये है, ये हमारे पास एक रोड है और ये अनंत तक है, यानी ये एंडलेस है, इसका एंड कहीं भी नहीं है। और ये एक ये पॉइंट है यहाँ जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस इनफाइनाइट रोड की वजह से। रोड कैसी है, इनफाइनाइट चार्ज्ड रोड। अब रोड कैसी है, इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या हो गया, और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस हमारे पास है ये वाला, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। इस तरीके से इसको समझने के लिए एक एंगल का कंसेप्ट समझना पड़ेगा हमें। यानी अगर ये लाइन है इस तरीके से, अब ये एंगल कितना हो गया, ये थीटा हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया θ1। अब ये लाइन और बढ़ गई तो एंगल ये और बढ़ेगा, अब एंगल कितना हो गया, θ2 हो गया। अब लाइन और बढ़ गई तो एंगल हमारे पास और इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी जैसे जैसे लाइन इंक्रीज़ होती जा रही है उसी के अकॉर्डिंग ये जो लाइन ज्वाइनिंग करने वाली हमारे पास है ये क्या होगा, इस तरीके से होती जाएगी। यानी कहीं मिल ही नहीं रहे तो ये जो एंगल है धीरे धीरे करता हुआ इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा तो ये जो θ1 बनेगा, यानी कि इस तरीके से एंगल बनता जा रहा है ऐसे करके, इनफाइनाइट होता जा रहा है ऐसे करके। तो एंगल कितना हो गया, अब ये जो एंगल बना यहाँ पर θ1 वो कुछ इस तरीके से होता जाएगा और ये एंगल हो जाएगा अल्टीमेटली 90 डिग्री।
सिमिलरली नीचे की तरफ आएंगे हम, तो नीचे भी एंगल θ2 की बात हो रही है, तो θ2 भी क्या बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, इनफाइनाइट को टच करता जा रहा है, और वो कुछ इस तरीके से होता जा रहा है। तो ऐसे होता जाएगा, तो उसमें भी ये एंगल कितना बन जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, जब इनफाइनाइट की बात होती है तो θ1 इज इक्वल टू θ2 दैट इज़ 90 डिग्री। यानी इनफाइनाइट रोड के अंदर θ1 और θ2 कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो एक हमारे पास फॉर्मूला है ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर हमारे पास है k लैम्डा अपॉन में d साइन θ1 प्लस साइन θ2, इस तरीके से। अब एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का, तो साइन 90 हो गया 1, प्लस में कितना हो गया 1, तो यहाँ से ई परपेंडिकुलर हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन में d। और ई पैरेलल की अगर बात करें हम, ई पैरेलल की अगर बात करें तो ई पैरेलल होता है k लैम्डा अपॉन में d कोस θ2 माइनस कोस θ1। तो कोस 90 होता है 0 और कोस 90 होता है 0। इसका मतलब क्या हो गया, ई पैरेलल कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास 0। यानी इनफाइनाइट के अंदर सिर्फ क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2k लैम्डा बाय d। इसी में अगर ये सेमी इनफाइनाइट रोड होती तो उसमें क्या होता, ये तो था हमारे पास इनफाइनाइट रोड। अगर वो सेमी होती, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, ये रोड है, इस तरीके से, यानी ये तो हो गया इन्फिनिटी ऊपर की तरफ, और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ इस पॉइंट पर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट P के ऊपर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस केस में θ1 कितना हो गया, वो क्योंकि ये अप्रोच किसको कर रहा है, इन्फिनिटी को कर रहा है, तो यहाँ पर जो θ1 है वो हो गया 90 डिग्री। और θ2 की बात करें हम तो θ2 कितना हो गया यहाँ पर, वो इसके नीचे कुछ है ही नहीं, यानी कि जो रोड है वो यहाँ तक है, इसके नीचे है ही नहीं वो, तो θ2 कितना हो गया यहाँ पर, वो हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ से ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर होती है k लैम्डा अपॉन में d साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो साइन θ1 90, तो ये वैल्यू हो गया 1, ये हो गया 0, तो ये 0। तो यहाँ से ई परपेंडिकुलर कितना आ गया, ई परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास k लैम्डा अपॉन में d, ये वैल्यू आ गई। ई पैरेलल की बात करें हम तो ई पैरेलल होता है k लैम्डा अपॉन में d कोस θ2 माइनस कोस θ1। कोस θ2 कितना है 0, तो कोस 0 कितना होता है 1, ये हो गया 90, ये कितना हो गया 0। तो यहाँ से ई पैरेलल कितना हो गया, वो हो गया k लैम्डा अपॉन में d। यानी कि परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, सेम हो गए। तो परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर तो ये हो गया ई परपेंडिकुलर। यहाँ पर कितना आया, k लैम्डा अपॉन में d। अब नीचे तो रोड है नहीं, ऊपर रोड है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पैरेलल वाली वो कुछ नीचे की तरफ होगी। ये भी कितनी आई, वो भी कितना है k लैम्डा अपॉन में d। तो इन दोनों का निकल जाएगा यहाँ पर रिजल्टेंट। तो जब दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा तो वहाँ से ई रिजल्टेंट हो जाएगा हमारे पास √2 k लैम्डा अपॉन में d। अब दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो जब भी रिजल्टेंट निकालते हैं तो फॉर्मूला हम +1 में पढ़ चुके हैं, a² + b² + 2ab कोस थीटा। अब 90 की एंगल कितना है यहाँ पर, 90, तो ये वैल्यू कितनी होगी, सारी की सारी 0 हो गई। a का स्क्वायर मतलब k लैम्डा, यानी k का स्क्वायर, लैम्डा का स्क्वायर, d का स्क्वायर। नीचे b² का भी क्या हो जाएगा, k²
लैम्डा स्क्वायर डी स्क्वायर, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास हो जाएगा √2 के लैम्डा अपॉन में डी। ये किसकी वजह से है? ये है ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट रोड, इसकी वजह से हमारे पास ये टर्म आ गई। अब इसमें कंसेप्चुअल बातें हैं एक दो। वो कंसेप्चुअल बातें क्या हैं? वो कंसेप्चुअल बातें ये हैं, अगर कोई रोड है इस तरीके से, सपोज दिस इज अ रोड और ये पॉइंट है P, इस पॉइंट पर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर और पैरेलल। अगर ये पॉइंट सिमेट्रिकल है यानी ये डिस्टेंस हो गया D, जितनी दूरी ये उतनी ही ये, तो इसमें परपेंडिकुलर की बात करें हम तो परपेंडिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? जो इस रोड के परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये हो गया हमारे पास E परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू क्या थी? के लैम्डा अपॉन में डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब पैरेलल की बात हो तो पैरेलल का मतलब क्या हो गया? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, तो ये इसकी वजह से क्या हो गया? ऊपर की तरफ हो गई, इसकी वजह से नीचे की तरफ हो गई। तो इसमें जब ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया? जितना पार्ट ऊपर है रोड का उतना ही पार्ट क्या है? नीचे है। तो ये वाले पार्ट क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से जो रिजल्टेंट होगा वो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास? ई परपेंडिकुलर। और यही चीज़ कहाँ हुआ था? जब हमने इनफाइनाइट रोड में पढ़ा था। यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो सिर्फ परपेंडिकुलर का आया था, पैरेलल वाले क्या हुए? ये कैंसिल आउट हो गए थे, क्योंकि इसकी वजह से नीचे की तरफ आया था, इसकी वजह से क्या हुआ था? ऊपर की तरफ। यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था पैरेलल का वो कैंसिल आउट हो गया था। सपोज ये सिमेट्रिकल नहीं होता, यानी एक रोड कुछ इस तरीके से है, ये कोई है पॉइंट हमारे पास, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर है इस तरीके से। अब ये जो एंगल बना ये 60 डिग्री है या कुछ भी मान लिया हमने, और ये एंगल बना हमारे पास 45 डिग्री मान लिया हमने कुछ इस तरीके से। तो जो परपेंडिकुलर होगा इस रोड की वजह से वो तो हो गया ये ई परपेंडिकुलर। पैरेलल की बात करें हम तो पैरेलल में ये वाला पार्ट क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, ये पार्ट क्या हो गया? रोड का कम हो गया। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो वो होगी नीचे की तरफ। पैरेलल की बात हो रही है, रोड ऐसी तो इलेक्ट्रिक पैरेलल जो होगा वो उस तरीके से होगी। अब ये पार्ट छोटा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो कुछ इस तरीके से बनी, छोटी बनी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो नीचे की तरफ बनी, यानी कि वो जो नीचे बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर इन दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट निकल जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो गया? ई पैरेलल आ गया। ये केस कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ था जब हमने सेमी के बारे में पढ़ा था। तो सेमी में क्या हुआ था? ये रोड ऊपर थी, नीचे तो कुछ था ही नहीं, तो रिजल्टेंट कहाँ था? नीचे की तरफ था, और परपेंडिकुलर हमारे पास इस तरीके से था। अब यहाँ की बात करें हम, क्योंकि अब यहाँ पर ले रहे थे हम लैम्डा कूलम पर मीटर, यानी लैम्डा ये पॉजिटिव लिया गया है, पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। अगर ये माइनस लैम्डा लिया होता तो माइनस लैम्डा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरीके से होनी थी, अंदर की तरफ होनी थी। आई होप जो टॉपिक पढ़ा हमने आप सभी के समझ में आया होगा। इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स। थैंक यू।